भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में एक बार कहा था कि बंगाल में साल 2019 के इलेक्शन के बाद अगले 2 सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में बंगाल में 65 से ज्यादा क्रिमिनल वायलेंस के केस दर्ज किए गए थे। जी हाँ, ये बस वो मामले हैं जिनको पुलिस ने दर्ज किया था। असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। संदेश खाली की घटना, चुनाव में धांधली और मारपीट के वीडियोज हम आए दिन बंगाल से देखते ही रहते हैं। आपने भी जरूर कुछ दिल दहला देने वाले वीडियोस देखे होंगे जो आज के बंगाल को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं। इसके अलावा बंगाल में इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, पॉवर्टी और घुसपैठ जैसे मामले भी देश के अखबारों में हेडलाइन बने रहते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसकी लिटरेसी रेट 76% है, जो देश के बहुत से अलग अलग राज्यों से बेहतर है और जहां एक पार्टी की सरकार आसानी से पिछले 3 इलेक्शन में जीत हासिल करती आ रही है। बंगाल आज की तारीख में भारत में दंगों का सबसे बड़ा हब बन गया है और आज ये हालात हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी और कोई भी देश बंगाल में खुद को स्थापित करने का जोखिम उठाना ही नहीं चाहता है। कोई भी आज पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता है। पश्चिम बंगाल की इस बद से बदतर होती जा रही स्थिति और हालात पर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर ये वीडियो देख करके कोई ये बोलने वाला है कि भाई मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते, तो आपके लिए ये है मणिपुर के वीडियो का लिंक। आप जाइए, सबसे पहले मणिपुर की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा कमेंट जरूर आएगा। बंगाल का इतिहास, इसकी समृद्धि, विरासत और इसकी कला, आध्यात्मिकता और साहित्य के साथ जोड़ की कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। बंगाल की सोच और व्यवहार का तरीका पूरे भारत के बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट हुआ करता था। अगर आपने आजादी से पहले भारत को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप हमारी बातों से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन हमारी आज की कहानी साल 1947 के बाद से शुरू होती है। बंगाल का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जिसमें पूरे बंगाल की 75% जूट फील्ड ईस्ट पाकिस्तान के पास आ गया था। पश्चिम बंगाल के हिस्से में जूट मिल्स का एक बड़ा हिस्सा आया था, लेकिन कच्चा माल पाकिस्तान के पास था और उस पर टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया गया था कि पश्चिम बंगाल में सभी जूट मिल्स को बंद करने की नौबत आ गई। विभाजन की वजह से पश्चिम बंगाल के हाथों से कुछ गया, तो इस विभाजन की वजह से पश्चिम बंगाल के हाथों में कुछ आया भी था। लेकिन ये कोई खुश होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि विभाजन के बाद 30 लाख से ज्यादा अतिरिक्त लोग पश्चिम बंगाल में गैर कानूनी ढंग से घुस गए थे, जिससे पूरे प्रदेश का इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो गया था। मगर पश्चिम बंगाल के पास अब भी देश की 10% जनसंख्या और देश का 20% इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पश्चिम बंगाल के पास ही था, और इसलिए पश्चिम बंगाल के पास अब भी ये मौका था कि सबको झेलने के बाद भी ये प्रदेश फिर से खड़ा हो सकता था। लेकिन यहाँ से बंगाल में एक बहरी और अंधी पॉलिटिक्स का खेल शुरू हुआ और सभी संभावनाओं के बावजूद भी बंगाल अपने सबसे ऊंचे स्तर को कभी भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद जो बची खुची जूट की खेती बाकी रह गई थी, उस पर प्रदेश का पूरा इकोनॉमिकल ढांचा निर्भर करता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी पर स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से को कम कर दिया था। रिफ्यूजी कैंपस को चलाने के लिए और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा बंगाल को मिलने वाला था, उसमें भी भारी कटौती कर दी गई थी और इनकम टैक्स का शेयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मिलने लग गया था। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो साल 1952 में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें पश्चिम बंगाल को सबसे भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि इससे प्रदेश में बाहरी इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रीज की संख्या दोनों चीजें कम हो गई थी। लोगों को जब सरकार से हर राज्य में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और मदद का भरोसा मिल गया, तो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल के मिनरल्स खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे। साल 1962-65 का युद्ध और उसके बाद देश में फैली भुखमरी के हालात ने भी बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ठप कर दिया था। धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब की खूबसूरती खत्म होना शुरू हो गई थी और इस पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आने से स्थिति और भी खराब हो गई। बंगाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। हड़ताल और तालाबंदी रोज का काम हो गया था। 1947 में पश्चिम बंगाल भारत के 27% इंडस्ट्रियल गेन के लिए जिम्मेदार था, जो 1960 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में घट करके 17.7% रह गया और बंगाल पहले स्थान से गिर करके 80 नंबर पर आ गया। 1955 में भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 24% और रोजगार का 27% बंगाल से आता था। साल 2007 में यह संख्या घट करके 3.9 और 4.9 रह गई थी। साल 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद जब पूरे देश में सभी राज्य विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तभी बंगाल की सरकार लिबरलाइजेशन का विरोध करने में लगी हुई थी। साल 2008 में टाटा ने बंगाल में फैक्ट्रीज खोलने का विचार किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका भारी विरोध किया और रतन टाटा को अपनी फैक्ट्री गुजरात में शिफ्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। ये 2 बड़े मौके थे जब बंगाल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिर से तेज रफ्तार पकड़ सकता था, लेकिन यहाँ की सरकार और विपक्ष के नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। आज बंगाल के हर बड़े नेता का नाम किसी न किसी करप्शन केस में या इधर उधर दंगे भड़काने में सामने आ ही जाता है और ऐसे में जब हम ये सुनते हैं
कि एक समय में देश की राजधानी रहा शहर कोलकाता आज की तारीख में लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के मामले में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में देश में आखिरी पायदान पर है, तो ये बात हमें शॉक नहीं करती है, क्योंकि हमारी पीढ़ी को शायद अब बंगाल से ऐसे ही खबरें सुनने की आदत हो गई है। आज बंगाल पर 6,47,825 करोड़ का कर्जा है। पिछले एक साल के कर्ज के आंकड़े में 10% की बढ़ोतरी हुई है, यानी बंगाल के हर व्यक्ति पर आज लगभग 60,000 रुपए का कर्ज है। आज बंगाल के पास ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही अच्छे और काबिल लेबर्स हैं। ना कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और यहाँ की सरकार के गलत रवैये के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरा फायदा भी पश्चिम बंगाल को नहीं पहुँच रहा है और इसलिए अपने कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को अपने रेवेन्यू का 20% खर्च करना पड़ता है। बंगाल की सरकारों ने इस प्रदेश में कितना परिवर्तन और विकास किया है, ये देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि कोई मजबूरी ही होगी बंगाल के लोगों की, जो यहाँ एक पार्टी कुछ न करके भी 30 सालों तक सत्ता में जमी रहती है और लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे पंचायत के हों या लोकसभा के लिए, जब तक खून खराबा और आगजनी की खबरें नहीं आती हैं, तब तक बंगाल में चुनाव पूरा नहीं समझा जाता है या कहें कि शुरू ही नहीं होता है। पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है, जहां आए साल कार्यकर्ताओं को मारने धमकाने की खबरें आती रहती हैं। कुछ केसेस में तो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग विपक्ष के नेताओं को चुनाव के लिए नामांकन तक दाखिल नहीं करने देते हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, न्यायालय और मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में वायलेंस और हत्या को लेकर के FIR दर्ज करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, जो कुछ ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही कुछ इस तरह का बना हुआ है। आंकड़ों और दस्तावेजों में भी हेरफेर होती रहती है, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में हर साल 20 से ज्यादा हत्याएं पॉलिटिकल रीजन की वजह से होती हैं। बंगाल में आज तक कोई भी सरकार साफ सुथरे ढंग से बिल्कुल सही तरीके से चुनाव लड़ करके सत्ता में नहीं आई है। बंगाल में वायलेंस, मारपीट, आगजनी और आंदोलन की एक लंबी कहानी रही है और ये घटनाएं एक तरह से बंगाल में चुनाव के नतीजे, नई सरकार, वोटों की गिनती भी डिसाइड करते हैं। लेफ्ट लीडर्स और कांग्रेस के बीच झड़प, मारपीट और खींचतान का सिलसिला साल 1971 में हेमंत बासु की हत्या तक पहुंच गया था और फिर जब नॉन कांग्रेसी दल सत्ता में आए तो उन्होंने भी सिलसिले को जारी रखा। बदलाव की जगह बदला लेने की कोशिश चलती रही, जो आज तक चल रही है। साल 1993 में कोलकाता में हुई फायरिंग में 13 लोग मारे गए थे और इसके बाद ममता बनर्जी की खून से लथपथ वो तस्वीर आपको याद ही होगी, जिसके बाद ममता बनर्जी कोमा में चली गई थी। इसके बाद लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो क्लैश 2007-8 में हुआ, उसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी नरसंहार को सीढ़ी बना करके ममता बनर्जी आखिरकार साल 2011 में बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई और यह वादा किया कि वो इस प्रकार की पॉलिटिकल वायलेंस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 13 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज तक ऐसा कोई प्रयास ममता सरकार ने नहीं किया है। आज भी बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, खून खराबा और हत्याएं बंगाल के चुनाव के समय में आम बात बनी हुई है। अनकॉन्टेस्टेड जीत हासिल कैसे करते हैं, ये भी ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं और जब प्रदेश में कोई बड़ा घोटाला या घटना हो जाती है तो दीदी आंखें और मुंह बंद कर लेती हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आज बंगाल की GDP, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब ये जादू कैसे हो सकता है, इसे आप समझ सकते हैं। बंगाल में नक्सल मूवमेंट ने जो गन कल्चर शुरू किया था और प्रदेश की राजनीति को जो दिशा दिखाई थी, उस पर आज भी प्रदेश की पॉलिटिक्स चल रही है। बंगाल भारत के उन जगहों में से एक है जहां आपका धर्म, जाति, समाज और संस्कृति कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, ये बंगाल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सवाल का जवाब तय करता है कि आपको सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलेगा या नहीं, सरकार आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी या नहीं, और बंगाल में आप वोट डाल पाएंगे या नहीं। यानी कि बंगाल में आपका पॉलिटिकल नजरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल में सरकार के विरुद्ध बनने वाली फिल्मों, खबरों और बाकी चीजों को आज भी लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। बंगाल में कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आती हैं कि वहां के लोगों को सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार और सत्ता में रहने वाले लोगों का प्रभाव बंगाल के समाज और राजनीतिक ढांचे में कितना अंदर तक चला गया है, ये आप समझ सकते हैं। बंगाल में पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों को घरों से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोगों के घर जला दिए जाते हैं और कुछ लोगों को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देते हैं। मरीछाफी रिफ्यूजी हत्याकांड एक कहानी उन लोगों की जो ईस्ट पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आए थे, लेकिन खुद के ऊपर किसी विशेष पार्टी का ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे, और इसलिए लेफ्ट लीडर्स और उनके कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को या तो खुद मार दिया या फिर इन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, जिससे अपने आप ही ये रिफ्यूजी मर गए थे। आज जैसे जैसे बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है, लोगों में धर्म को लेकर के कट्टरता, कम्युनल दंगे और जातिगत आधार पर भेदभाव और खींचतान बढ़ गई है। आज बंगाल का चित्र एक और सत्ता परिवर्तन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और इससे एक नए बदले के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बदले का सिलसिला बंगाल में जल्दी बदलने वाला नहीं है। ममता सरकार में बंगाल के कुछ लोगों की गुंडई का क्या आलम है, इसका उदाहरण हाल ही में उत्तर दिनाजपुर जिले से वायरल हुए उस वीडियो में मिलता है, जिसमें एक आदमी बेरहमी से औरत को पीटते हुए
नजर आ रहा था और कोई भी व्यक्ति उसको रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बंगाल में यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं था और ना ही आखिरी है। बंगाल में जब तक सत्ता का सही हस्तांतरण नहीं होगा तब तक ऐसे वीडियोस हम आगे भी देखते रहेंगे। आज बंगाल में बीजेपी सत्ता में बैठी पार्टी को टक्कर दे रही है और सत्ता हासिल करने के लिए उन्हीं दांव पेच का इस्तेमाल चला रही है जो बंगाल में हमेशा से चलता आया है। अब आगे किस तरफ यह सिलसिला बढ़ेगा, कौन सत्ता में आएगा और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये बंद होगा, इसके बारे में तो कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल बंगाल अपनी बाकी समस्याओं के साथ साथ रेफ्यूजी लोगों को जगह देने की समस्या से भी जूझता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा लगता है क्योंकि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के लोगों को अपने प्रदेश में शरण देना स्वीकार कर लिया है। फिलहाल बंगाल को खुद को संभालने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि दूसरों को संभालने से पहले खुद का ख्याल कर लेना चाहिए। अब आगे क्या होगा और कब तक होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।